आप सभी दोस्तों का गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों मध्यकालीन भारत का इतिहास, और जिसमें पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे दिल्ली सल्तनत तक, और आज पढ़ेंगे उसके आगे जो कि है मुगल साम्राज्य। तो दोस्तों आज की ये क्लास करने के बाद आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा मुगल साम्राज्य से, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य। और शुरू करने से पहले जो दोस्त चैनल पर नए जुड़े हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है भाइयों, अगर आप लोगों को कंटेंट और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर अपने भी सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। ये भाई रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से, तो थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं मुगल साम्राज्य। सबसे पहले देखिए मुगल काल कब से कब तक चला था। तो मुगल काल 1526 से 1857 तक चला था। तो सबसे पहले हम लोगों को याद करना है मुगल काल के जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में। तो मुगल काल के जो शासक थे उनको बादशाह कहा जाता था। तो उसी से मिलती जुलती एक ट्रिक है बादशाह। तो बादशाह आप लोग याद रखिएगा, इसी में से सबका नाम निकल कर आएगा। तो देखिए बादशाह, तो जिसका पहला अक्षर है बी, तो बी से हो गया बाबर, एच से हो गया हुमायूं, ए से हो गया अकबर, जे से हो गया जहांगीर, एस से हो गया शाहजहां, और ए से हो गया औरंगजेब। बाकी ये बादशाह ये सीक्वेंस में है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। तो बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 2-3 बार जोर जोर से बोलिएगा तो ये याद हो जाएगा बादशाह। और सबसे पहले आए थे मुगल वंश में बाबर, जिनका शासनकाल चला था 1526 से लेकर 1530 तक। और बाबर के बारे में ये कहा जाता है कि ये चंगेज खान और तैमूरलंग का वंशज है, जो कि आया था कजाकिस्तान से। और बाबर ने 4 युद्ध लड़े जो कि एक सीक्वेंस में है, तो उसको हम लोग एक दोहे के माध्यम से याद करेंगे। तो चलिए देखते हैं वो दोहा क्या है। तो देखिए, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया और 1530 में मर गया। तो इसी को हम लोग को याद रखना है। बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया और 1530 में मर गया। तो देखिए इसकी लड़ाइयाँ कौन कौन सी थी। तो पहला है पानी पिए से हो गया पानीपत, खाना खाया से हो गया खानवा, चाय पिए से हो गया चंदेरी और घर गया से हो गया घाघरा, और 1530 में मर गया। तो इस दोहे को भाइयों आप लोग 3-4 बार खूब तेजी से रिपीट करिएगा, याद हो जाएगा। और ये है बाबर ने जो युद्ध लड़ा था उसका सीक्वेंस और नाम। तो बाबर ने सबसे पहली लड़ाई लड़ी 1526 में, जिसका नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। और किसके किसके बीच में हुआ, तो वो हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई। और इस पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलगमा नीति का प्रयोग हुआ। ये तुलगमा नीति क्या है, तो ये युद्ध की एक रणनीति है जिससे कि युद्ध लड़ा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलगमा नीति का प्रयोग कब हुआ था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो कि हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उसके बाद इस पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था, तो तोपों का प्रयोग पहली बार हुआ था। कहाँ पे, पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो तोपों का प्रयोग हो गया। उसके बाद इस युद्ध में विजय के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। तो 3 चीज हुई थी। पहला था तुलगमा नीति का प्रयोग हुआ था पानीपत के प्रथम युद्ध में, दूसरा तोपों का प्रयोग, और तीसरा पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। तो बस इतना चीज पानीपत के प्रथम युद्ध से।
उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, जो कि हुआ था 1527 में, और ये लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हो गई और राणा सांगा जी हार गए। और इस युद्ध में सबसे पहले बार क्या हुआ था, जिहाद का प्रयोग किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच, उसमें जिहाद का प्रयोग हुआ था। उसके बाद भैया चंदेरी का युद्ध, जो कि हुआ था 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया और मेदिनी राय हार गए थे। और उसके बाद घाघरा का युद्ध, जो कि हुआ था 1529 में, और किसके किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और महमूद लोदी के बीच में। और ये महमूद लोदी जो है इब्राहिम लोदी का भाई था। तो महमूद लोदी और बाबर के बीच में हुआ था घाघरा का युद्ध 1529 में, जिसमें महमूद लोदी बुरी तरह से हार गया और बाबर जीत गया। फिर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, कहाँ पर, काबुल में। तो बस बाबर के बारे में इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि पहले तो एक दोहा, बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया और 1530 में मर गया। तो इससे पानी पिए से हो गया पानीपत का युद्ध, खाना खाया से हो गया खानवा का युद्ध, चाय पिए से हो गया चंदेरी का युद्ध, और घर गया से हो गया घाघरा का युद्ध। तो ये सीक्वेंस वाइज भी आपको जितने युद्ध बाबर ने लड़े थे सब याद करा देगा। उसके बाद एक चीज़ याद आप लोग जरूर करिए कि किसकी कब्र कहाँ पर बनी हुई है। तो बाबर की कब्र कहाँ पर बनी है, काबुल में। जहांगीर की कहाँ पर बनी है, लाहौर में। और बहादुर शाह द्वितीय की कहाँ पर बनी है, तो वो बनी है रंगून, म्यांमार में। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि किसकी कब्र कहाँ पर बनी है। उसके बाद बाबर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम था तुजुक ए बाबरी या बाबर नामा। तो तुजुक ए बाबरी या बाबर नामा बाबर की एक आत्मकथा है। तो बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं, और इसको हम लोग देखेंगे भाज से। तो भाज एक बार फिर देख लीजिए। तो भाज हो गया बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो इस सीक्वेंस हम लोग को हमेशा याद रहेगा, तो इसको जरूर याद रखिएगा, भाज। तो बाबर के बाद आया हुमायूं, और हुमायूं ने शासन किया था 1530 से 1540 तक एक फेज में, और दूसरे में इसने किया था 1555 से 1556 के बीच में। तो सबसे पहले देखिए, हुमायूं को इंसान एक कामिल की उपाधि दी गई, और इंसान एक कामिल का मतलब होता है परफेक्ट, अर्थात पूर्ण। तो इंसान एक कामिल की उपाधि दी गई हुमायूं को, और हुमायूं ने लेदर के सिक्के को चलाया था। दोनों चीज़ ध्यान रखिएगा कि हुमायूं को इंसान एक कामिल की उपाधि मिली और हुमायूं ने लेदर के सिक्कों को चलवाया था या चलाया था। और हुमायूं ने युद्ध लड़ा 1539 में चौसा का युद्ध। और किसके किसके बीच में हुआ था चौसा का युद्ध, तो वो हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी जीत गया और हुमायूं हार गए। फिर 1540 में हुआ बिलग्राम का युद्ध, और बिलग्राम के युद्ध को और भी नाम से जाना जाता है, जिसे कहा जाता है कन्नौज का युद्ध, कन्नौज का युद्ध या गंगा का युद्ध। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि बिलग्राम के युद्ध को, जो कि हुआ था 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, उसको कन्नौज के युद्ध और गंगा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो इस युद्ध में हुआ था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी विजयी हो गया और हुमायूं फिर हार गया। और बिलग्राम का युद्ध हारने के बाद हुमायूं भारत छोड़कर चला गया और दोबारा फिर वापस आया 1555 में। और भैया 1555 में युद्ध लड़ा गया दो, और जिनमें पहला है बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा या मच्छीवाड़ा का युद्ध। ये लड़ा गया था हुमायूं और किसके बीच में, तो हुमायूं और तातर और हैबत खान के बीच में, जिसमें हुमायूं जीत गया
और तातर और हैबत खान हार गए। और दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1555 में ही, जिसे कहा जाता है सरहिंद का युद्ध। और ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में, जो कि शेरशाह सूरी का लड़का था। तो इसमें भी सिकंदर सूरी की हार हो गई और हुमायूं जीत गया और दोबारा फिर भारत का बादशाह बन गया। उसके बाद हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो वो था हुमायूं। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसकी मृत्यु को 17 दिन तक छुपाया गया था। और उसके बाद देखिए मुगल साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक के बारे में, जिनका नाम था अकबर, और जो कि शासन किए थे 1556 से लेकर 1605 तक। और अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट, जिसे वीर साल भी कहा जाता है, और जो कि है सिंध प्रांत पाकिस्तान में। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट या वीर साल, जो कि है इस समय सिंध पाकिस्तान में। और इसके जो गुरु थे जिनका नाम था अब्दुल लतीफ। उसके बाद भैया आ गया 1556 और इसमें हो गया पानीपत का दूसरा युद्ध। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ बैरम खान और हेमू के बीच में। और इस युद्ध के समय अकबर की उम्र सिर्फ थी कितना? 14 वर्ष। तो मुगल साम्राज्य की तरफ से लड़ा था कौन युद्ध? बैरम खान। और बैरम खान का शासन कब से कब तक चला? तो बैरम खान का शासन चला 1556 से लेकर 1560 तक। और बैरम खान क्या था? तो बैरम खान था चंदेरी का गवर्नर था और सलाहकार था। उसके बाद एक पॉइंट और है जिसे आप लोग याद रखिएगा कि जो हेमू हैं इन्हें दिल्ली का अंतिम सुल्तान कहा गया, और जो कि पानीपत की दूसरी लड़ाई में हार गए थे बैरम खान से। उसके बाद पाटन, जो कि गुजरात में एक जगह है, वहां पर मुबारक खान ने बैरम खान की हत्या कर दी। तो बैरम खान का शासनकाल समाप्त हो गया 1560 में। उसके बाद आई महम अनागा, जिनका शासनकाल चला 1560 से 1562 तक। और ये महम अनागा जो थी, ये थी अकबर की देखभाल करने वाली एक महिला, जो कि अकबर को बहुत ही मानती थी। तो बैरम खान की मृत्यु के बाद इन्होंने मुगल साम्राज्य को अपने हाथ में ले लिया 2 सालों के लिए, 1560 से 1562 तक। और महम अनागा के इस शासन को कहा जाता है पेटीकोट गवर्नमेंट या पेटीकोट सरकार। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि पेटीकोट गवर्नमेंट या पेटीकोट सरकार किस साम्राज्य से संबंधित है? तो वो है मुगल साम्राज्य से संबंधित है और अकबर के शासन काल से। फिर 1562 में महम अनागा की मृत्यु हो गई। और 1562 में महम अनागा की मृत्यु के बाद 1562 से 1605 तक अकबर ने इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र ढंग से भारत पर शासन किया, एक मुगल के रूप में। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे अकबर के 9 रत्नों के बारे में। तो अकबर के 9 रत्न कौन कौन लोग थे? तो पहला थे अबुल फजल, जो कि क्या थे भैया? वजीर। वजीर क्या होता है? तो मंत्रालयों में सबसे मुख्य मंत्रालय होता है जिसे वजीर बोला जाता था उस समय। तो वो थे अबुल फजल। अबुल फजल ने 2 किताबें लिखी जिनका नाम था आईने अकबरी और अकबर नामा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अबुल फजल द्वारा लिखित किताब का नाम है आईने अकबरी और अकबर नामा। उसके बाद जो दूसरे नवरत्न थे उनका नाम था फैजी, और फिर एक और थे तीसरे नंबर के, उनका नाम था टोडरमल, और जो कि थे वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर। तो उसके बाद चौथे नवरत्न अकबर के दरबार के, तो वो थे बीरबल, जिनके बचपन का नाम था महेश दास, जो कि रहने वाले कहाँ के थे? तो रहने वाले थे
कानपुर के। तो भैया हो गया बीरबल, बचपन का नाम महेश दास और रहने वाले कहाँ के थे, तो रहने वाले थे कानपुर के। और अकबर ने इन्हें राजा की उपाधि दी और कविराज की उपाधि दी। तो बीरबल को 2 उपाधियों मिली अकबर की तरफ से, पहला था राजा की उपाधि और दूसरा कविराज की उपाधि। और उसके बाद बीरबल के बारे में एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखिएगा कि बीरबल ऐसे इकलौते हिंदू नवरत्ना थे जो कि दीन ए इलाही को स्वीकार किए। तो दीन ए इलाही स्वीकार करने वाले जो बीरबल जी थे वो इकलौते हिंदू नवरत्ना थे। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अकबर बादशाह के 5वें नवरत्न थे तानसेन, जिनके बचपन का नाम था रामतनु पांडे और जो कि रहने वाले कहाँ के थे, तो ग्वालियर के थे। और तानसेन ऐसे इकलौते हिंदू थे जिसने मुस्लिम धर्म को अपनाया या स्वीकार किया। फिर उसके बाद है 6वां नंबर का नवरत्न अकबर के दरबार का, तो वो थे अब्दुर रहीम खाने खाना, जो कि एक कवि और योद्धा दोनों थे। और ये थे बैरन खान के लड़के। बैरन खान के लड़के थे भैया अब्दुर रहीम खाने खाना। उसके बाद 7वां नवरत्न था मुल्ला दो प्याजा, जो कि एक मोमिन था या धार्मिक गुरु था। और 8वें नंबर पे थे मान सिंह और 9वें नंबर थे फकीर अजीउद्दीन। तो ये हो गए अकबर के दरबार के 9 रत्न, जिसे आप लोग बिल्कुल एकदम अच्छे ढंग से याद रखिएगा। उसके बाद भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट अकबर के साम्राज्य से, इसको आप लोग एकदम जुबान पर रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आता है। तो जिसमें है अकबर ने 1562 में दास प्रथा को खत्म कर दिया और उसके बाद 1563 में तीर्थ यात्रा जो होती थी हिंदुओं की उसको भी खत्म कर दिया। और फिर 1564 में जो जजिया कर लगाया जाता था नॉन मुस्लिमों पे, तो उसको भी 1564 में ख़त्म कर दिया। तो ये 3 चीज़ यहाँ से बहुत बार आता है क्वेश्चन एग्जाम में कि दास प्रथा कब खत्म की अकबर ने, तो 1562 में, तीर्थ यात्रा 1563 में और जजिया खत्म की थी 1564 में, और आगरा किले की स्थापना की 1565 में। उसके बाद 1575 में एक इबादत खाना खोला गया अकबर जी के द्वारा, जो कि हुआ। उसके बाद 1575 में एक इबादत खाना खोला गया, कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। और ये फतेहपुर सीकरी को अकबर की सेकंड राजधानी कहा जाता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि फतेहपुर सीकरी को अकबर की दूसरी राजधानी कहा जाता है। तो यहीं पर फतेहपुर सीकरी में 1575 में एक इबादत खाना खोला गया, जहां पर 1575 तक केवल मुसलमान को आने की परमिशन थी। उसके बाद 1578 में जो फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना है वो सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया। तो ये चीज़ भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 1576 में हो गया हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप जी के बीच में, जिसमें अकबर की तरफ से युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह और राणा प्रताप जी की तरफ से कर रहे थे हकीम खां। और ये युद्ध बहुत दिनों तक चला और बाद में महाराणा प्रताप जी की हार हो गई और अकबर की जीत हो गई। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में। उसके बाद 1579 में मजहर की शुरुआत। और ये मजहर क्या है भैया, तो ये है जो मुस्लिम स्कॉलर होते हैं या मुस्लिम धर्मगुरु होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनके कब्र से संबंधित है ये मजहर। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्या है, तो रामायण और महाभारत का अनुवाद बदायनी जी ने किया। किस भाषा में, तो फारसी भाषा में किया। किसके शासनकाल में, तो अकबर के शासन
काल में। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद अकबर के साम्राज्य की कुछ प्रमुख विशेषताएं, तो इसको भी देख लीजिए। पहला है सुलह एक कुल नीति, जिसकी शुरुआत की थी अकबर ने। सुलह एक कुल नीति में क्या होता है कि दूसरे साम्राज्य से सुलह करके उनको मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाए, तो इसी को कहा जाता है सुलह एक कुल नीति, जिसकी शुरुआत की थी अकबर ने। और फिर अकबर तुलादान भी करता था। तुलादान में क्या हो गया कि तुलादान में अकबर अपने वजन के बराबर की वस्तुओं का दान करता था। और तीसरा, अकबर अपने दरबार में सूर्य नमस्कार करता था और वह अपने दरबार में 24 घंटे आग जलाता था। और वह पहला मुगल था जिसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जिसका आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद है जैनुल आबेदीन, जो कि कहाँ के राजा थे, तो ये राजा थे भैया कश्मीर के। और ये पहले ऐसे मुस्लिम शासक हुए जिन्होंने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। और अकबर क्या था, तो अकबर ऐसा पहला मुगल शासक था जिसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। तो मुस्लिम शासक ऐसा पहला कौन हुआ भारत में जो गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, तो वो थे जैनुल आबेदीन, जो कि कश्मीर के राजा थे। और मुगल कौन हुआ पहला जिसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, तो वो थे अकबर। उसके बाद अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल कहा गया, अकबर के समय को। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की अकबर के शासनकाल में। और अकबर के शासनकाल में ही रामलीला की शुरुआत हो गई। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कई बार पेपर में आए हैं। उसके बाद अकबर के पुत्र हुए भैया जहांगीर, और जिन्होंने शासन किया 1605 से 1627 तक। और जहांगीर को कहा जाता है विश्व विजयी या पूरे जहां को जीतने वाला। तो पूरे जहां को जीतने वाला या विश्व विजयी किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जहांगीर को, और जिसने शासन किया था 1605 से 1627 तक। और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी या पेंटिंग स्वर्णिम काल के रूप में माना जाता है। स्वर्णिम काल के रूप में माना जाता है जहांगीर के शासन को। किस क्षेत्र में, तो भैया पेंटिंग या चित्रकारी। और किसकी चित्रकारी, तो एनिमल या बर्ड की, मतलब पशु या पक्षियों की जो चित्रकारी होती थी, उसका स्वर्णिम काल माना जाता है जहांगीर के शासनकाल को, जो कि चला था 1605 से 1627 तक। उसके बाद जहांगीर के ही शासन में 1608 में इंग्लैंड से आए कैप्टन हॉकिंस। और कैसे आए, तो हेक्टर नामक जहाज से। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीपीसीएस में कि जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस 1608 में किस जहाज से आए थे, तो हेक्टर नामक जहाज से आए थे कैप्टन हॉकिंस। और उसके बाद कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इंग्लिश खान की उपाधि किसी दी गई थी, तो कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के द्वारा। और फिर 1615 में थॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में आए थे। उसके बाद देखिए तंबाकू की खेती का प्रचलन पुर्तगाली लेकर आए थे भारत में, तो वो लेकर आए थे जहांगीर के ही समय में। और उसके बाद जहांगीर और औरंगजेब दोनों लोगों ने तंबाकू की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद जहांगीर की पत्नियों के बारे में थोड़ा देख लीजिए। तो जहांगीर की पहली पत्नी थी जिनका नाम था मानबाई, और इनके लड़के का नाम था खुसरो। और खुसरो ने विद्रोह कर दिया जहांगीर के खिलाफ और जाकर मिल गया 5वें गुरु अर्जुन देव जी से। कब मिला, तो भैया 1606 में। और उसके बाद जहांगीर ने इन लोगों की हत्या कर दी। और जहांगीर की दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था जोधाबाई, जिनका लड़का हुआ खुर्रम, और जिसे बाद में कहा गया शाहजहां।
उसके बाद जहांगीर की एक और पत्नी थी जिनका नाम था मेहरून निसा, और इन्हें एक दूसरे नाम से भी जाना जाता था, वो नाम था नूर जहां। तो नूर जहां के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ही खूबसूरत महिला थी। और नूर जहां के पिता थे जिनका नाम था मिर्जा घियास बेग, और उनका मकबरा बना था कहाँ पर, आगरा में, और उस मकबरे का नाम था एतमादुद्दौला। तो एतमादुद्दौला मकबरा कहाँ पर बना भैया, आगरा में, और किसका है, तो मिर्जा घियास बेग। और मिर्जा घियास बेग क्या है, तो वो है जहांगीर की पत्नी मेहरून निसा के पिता। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद पहली बार पितृदुरा चित्रकारी बनाई गई, तो कहाँ बनाई गई, तो एतमादुद्दौला मकबरा आगरा में, जो कि है मिर्जा घियास बेग की। ये पितृदुरा चित्रकारी कैसे बनाई जाती है, तो ये होती है पत्थरों की पॉलिशिंग और नक्काशी करके पितृदुरा चित्रकारी बनाई जाती है। उसके बाद मेहरून निसा की माता का नाम था इस्मत बेगम, और इस्मत बेगम को ही कहा जाता है इत्र की आविष्कारक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक लोग और हैं जिनका नाम था जुनता, जो कि प्रेसिडेंट थी नूर जहां की, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद हैं शाहजहां, जिनका शासनकाल चला था 1627 से लेकर 1658 तक। तो 1627 से लेकर 1658 तक शासनकाल चला था शाहजहां का। ये मिसप्रिंट हो गया है, जब इसको पीडीएफ देंगे तो वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 तक। और शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम काल कहा जाता है आर्किटेक्ट या वास्तुकला के क्षेत्र में। और उसके बाद भैया इसमें देखिए ध्यान से, जो लाल किला बनवाया गया था दिल्ली में शाहजहां ने बनवाया था, और उस लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद बनी थी उसको बनवाया था औरंगजेब ने। और फिर एक लाल किला बना था आगरा में जिसे बनवाया था अकबर ने, और इसके अंदर जो मोती मस्जिद और नगीना मस्जिद है उसको कौन बनवाया था, तो उसको बनवाया था शाहजहां ने। इसको पढ़िएगा ध्यान से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसके बाद तख्त ए तौस। ये तख्त ए तौस क्या है, तो यह एक प्रकार का ताज या सिंहासन है जो कि इस्तेमाल होता था शाहजहां के समय में। उसके बाद ताजमहल के बारे में देख लीजिए, जो कि कहाँ पर है, आगरा यूपी में। और ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था 1631 में और ख़त्म हुआ 1653 में। और ताजमहल को कुल 22 साल लग गए बनाने में। तो ताजमहल बनाने में कुल कितने वर्षों का समय लगा, तो 22 वर्षों का। और ताजमहल के आर्किटेक्ट या वास्तुकलाकार थे उस्ताद ईसा और उस्ताद अहमद लहरी। तो ये दो लोगों का नाम ध्यान रखिएगा, ये ताजमहल के आर्किटेक्ट थे उस्ताद ईसा और उस्ताद अहमद लहरी। एक चीज़ और देख लीजिए, बूढ़नपुर एमपी में मुमताज़ बेगम की मृत्यु हो गई। पहले ताजमहल यहीं पे बनना था, लेकिन बाद में इसे फिर दफनाया गया आगरा में और ताजमहल वहाँ पर बना। तो मुमताज़ बेगम ऐसी पहली महिला थी जिसे 2 बार दफनाया गया। तो शाहजहां के लड़कों के बारे में देख लीजिए। तो शाहजहां के सबसे बड़े लड़के का नाम था दारा शिकोह, और जिसे कहा जाता था छोटा अकबर या लिटिल अकबर, जो कि क्या था, दिल्ली का गवर्नर था। और उसके बाद था शाह शुजा, जो कि बंगाल का गवर्नर था। और फिर था औरंगजेब, जो कि दक्कन का गवर्नर था। और फिर था मुराद, जो कि गुजरात का गवर्नर था। और उसके बाद है भाइयों औरंगजेब, जिसका शासन चला था 1658 से लेकर 1707 तक। और औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 जगह हुआ था, पहला आगरा और फिर दिल्ली में। और औरंगजेब को उपाधियां दी गई थी, कौन कौन सी, तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था और दरवेश या फकीर कहा जाता था। और औरंगजेब से पहले जो भी होता था मुगल शासनकाल में, उसको सबको औरंगजेब ने ख़त्म कर दिया। जैसे कि औरंगजेब ने
नवरोज को ख़त्म कर दिया, तुलादान को ख़त्म कर दिया, झरोखा को ख़त्म कर दिया, जो आग जलती थी 24 घंटे उसको भी ख़त्म कर दिया, और गाने बजाने के कार्यक्रम को भी ख़त्म कर दिया। उसके बाद देखिए, औरंगजेब संगीत प्रेमी तो था, लेकिन किसका? सिर्फ वीणा का। वीणा का संगीत प्रेमी था औरंगजेब। और औरंगजेब ने जो अपने ऑफिसर्स नियुक्त किए थे वो थे सब क्षत्रिय और हिंदू, ज़्यादातर क्षत्रिय और हिंदू ही थे। उसके बाद दक्षिण भारत अभियान के दौरान औरंगजेब ने 1686 में बीजापुर जो कि कर्नाटक में है उसको मिलाया अपने साम्राज्य में, और 1687 में जो गोलकुंडा है जो कि है तेलंगाना में उसको भी मिला लिया मुगल साम्राज्य में। उसके बाद देखिए, औरंगजेब की पत्नी थी जिनका नाम था दिलरास बानो बेगम, या इन्हें एक और नाम से भी जाना जाता था, वो नाम था राबिया उड़ दुर्रानी। तो दिलरास बानो बेगम का एक मकबरा बना जिसका नाम था बीबी का मकबरा, और इस बीबी के मकबरे को दक्षिण भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि बीबी का मकबरा जो कि है दक्षिण भारत में, जिसे कहा जाता है दूसरा ताजमहल, ये किसका है? तो ये है दिलरास बानो बेगम या रबिया उर दुर्रानी का, जो कि है औरंगजेब की पत्नी। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु हुई अहमदनगर में, और औरंगजेब की कब्र है भैया औरंगाबाद में। तो बस दोस्तों, मुगल साम्राज्य या मुगल काल बस यही औरंगजेब तक ही समाप्त हो गया, और मुगल काल या मुगल साम्राज्य से कोई भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। और दोस्तों, इस क्लास की जो PDF है वो हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, और फिर जो टेलीग्राम पर PDF जाएगी उससे नोट्स बनाइए।